सुनील शुक्ला जी, केजरीवाल जाते हैं मध्य प्रदेश में तो वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दोनों को कोसते हैं। अखिलेश यादव ने तो शायद आज ही का बयान है कि कह दिया कि भाई जाति जनगणना की मांग सबसे पहले तो मुलायम सिंह यादव जी ने की थी और कांग्रेस ने उस समय उसको होने नहीं दिया। तो मैं ये समझना चाहता हूं हमारे दर्शकों के लिए कि जैसे अब ये जो कहा जा रहा है ये सिर्फ क्या मतलब कि चुनावी राजनीति के तौर पर अभी कहा जा रहा है ये है या अंदर कहीं चोट लगी है? धन्यवाद मयूर जी। अगर अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने सबसे पहले जाति जनगणना की बात की थी या ओबीसी की बात की थी, तो उनसे भी पहले अर्जुन सिंह ने बात की थी। महाजन कमीशन उन्होंने बनाया था मध्य प्रदेश में। जब मंडल की बात अभी शुरुआत हो रही थी उस समय मध्य प्रदेश में उन्होंने उसको लागू कर दिया था और लोग चले गए थे सुप्रीम कोर्ट। अगर आप समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों के सशक्तिकरण की बात करेंगे तो मैंने कांग्रेस की पहल से आप इनकार नहीं कर सकते। आज के दौर में जब नीतीश कुमार जी ने बात शुरू की तो उसके पहले कर्नाटक की सरकार सिद्धारमैया साहब ने वो पहल कर लिया था। अगर उनकी सरकार आ गई होती संभवतः रिपोर्ट भी जरूरी हो गई होती, लागू भी हो गया होता। कोई एक दल ये नहीं कर सकता या नहीं कर रहा किसी के ऊपर कि किसने किया किसने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने पहल नहीं की, ये कह सकते हैं आप। या भारतीय जनता पार्टी जब मंडल कमीशन की बात विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार लागू कर रही थी तो बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया था, ये भी तथ्य है। अगर एक राजनीतिक दल की आप बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सामाजिक न्याय के आंदोलन के साथ खड़ी हुई कभी दिखाई नहीं पड़ी। अपने संगठन में भले वो कुछ करती रही हो, प्रत्यक्षता नहीं दिखाई पड़ी हो, तथ्य है। अतः कांग्रेस ने भी किया, समाजवादी पार्टी ने भी किया, अन्य दलों ने भी किया, ये स्थिति रही है। अब सवाल यह है कि ये केवल राजनीति। आप मुझे अगर कोई ये कहे कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा या इंडिया गठबंधन को समाजवादी पार्टी या आम आदमी पार्टी तोड़ देगी तो उन्हें हासिल क्या होगा? क्या इंडिया गठबंधन से निकल करके 2024 के चुनाव में कोई मजबूती से लड़ने की स्थिति में है क्या? आप कोई भी गठबंधन बनाते हैं या गठबंधन को तोड़ते हैं तो ये तो सवाल होगा ना कि आपको उस राजनीतिक दल को क्या हासिल होने वाला है। क्या समाजवादी पार्टी अपने क्षमता पर, अपने बूते या अपने सांगठनिक क्षमता, अपने संसाधनों के बूते भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश में ही तो उनकी ताकत है, क्या लड़ लेगी? और क्या अगर मतों का विभाजन होगा तो क्या आप लड़ते हुए दिखेंगे? आज 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन राजनीतिक आवश्यकता है सबकी। मैं मजबूरी शब्द का प्रयोग नहीं करता क्योंकि ये देश हित में है। जो अगर आप गैर भाजपा राजनीति करना चाहते हैं तो यह भारतीय राजनीति की आवश्यकता है। अगर आप भाजपा से लड़ना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो मुद्दे आप उठाते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, आप ये कहते हैं कि संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, आप कहते हैं कि संघीय ढांचे हमारा चरमरा रहा है, राज्यों को अधिकार नहीं मिल रहे हैं, जो उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिल रही है। अगर ये तमाम मुद्दे आपके सामने हैं, उन मुद्दों पे आप लड़ना चाहते हैं तो यह राजनीतिक आवश्यकता है कि आप एकजुट हो। और ये सबको माने कि सबको अंदाज होना चाहिए और यह राजनीतिक तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष को ताकत देने का काम कांग्रेस ने किया और कांग्रेस के नेताओं में से खासतौर से राहुल गांधी ने किया। क्या भारत जोड़ो यात्रा के पहले आज जितना विपक्ष की बात हम आप कर रहे हैं कोई कर ले रहा था क्या? सत्तारूढ़ दल सवाल पैदा करता था कि विपक्ष कहां है। सत्तारूढ़ दल सवाल पूछता था कि विपक्ष लोग विभिन्न मुद्दों पे कहां, उनकी आवाज क्यों नहीं सुनाई पड़ रही है। आज तो कोई बात नहीं कर रहा। तो क्या उसमें सबसे बड़ा योगदान जो हमारे जैसे लोग समझते हैं उसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, उनका एक लगभग 4000 किलोमीटर की पदयात्रा और लगातार लोगों से संपर्क करना। और जो सीधा संवाद राहुल गांधी ने किया उस सीधा संवाद का परिणाम यह हुआ कि विपक्ष के प्रति लोगों के मन में एक विश्वास बढ़ा और राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौरान कोई बात नहीं की। उन्होंने केवल उन बातों को किया जो जनता के सरोकार थे, जनता के सरोकार से जुड़े हुए सवाल थे, उनको हाईलाइट किया, उनके साथ खड़े हो गए। कर्नाटक में भ्रष्टाचार का मुद्दा था, उनके साथ खड़े हो गए। तेलंगाना में भ्रष्टाचार का मुद्दा था, मिस गवर्नेंस की बात थी, उनके साथ खड़े हो गए। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का मुद्दा था, लोगों के साथ, किसानों के साथ उसका बेहतर उपज न मिलने का मुद्दा था, मध्य प्रदेश में खड़े दिखाई पड़े।
वो मतलब एक पब्लिक कनेक्ट उन्होंने डेवलप किया और लोगों के साथ ये संवेदना बनाने की कोशिश की कि जो उनके सवाल हैं उनके साथ वो खड़े। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ने एक सक्रियता के साथ, एक राजनीतिक आंदोलन के साथ एक राजनीतिक माहौल बनाया, एक नैरेटिव तैयार किया कि भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर असफल है या वो जनता के साथ जो जुड़े हुए सवाल हैं उनका समाधान करने के लिए तैयार नहीं है। कितने गलत है, कितने सही है, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन कांग्रेस ने एक माहौल बनाया और उसके साथ लोग खड़े हो गए। तो अगर आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी भी राज्य में या देश के किसी कोने में अगर कोई पहल दिखाई पड़ रही है तो उसमें कांग्रेस के योगदान से आप इनकार नहीं कर सकते। वो लोग, वो राजनीतिक लोग या वह सामान्य नागरिक जो भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट है और एक वैकल्पिक राजनीति चाहता है, वो कांग्रेस की ओर देख रहा है। अगर आप विपक्ष की राजनीति करना चाहते हैं तो उसके सबसे बड़ी धुरी, सबसे बड़ा अगली पंक्ति में खड़ी हुई कोई राजनीतिक दल है तो कांग्रेस है। अगर आप या तो आज हमारे देश में या तो लोग बीजेपी के साथ है या बीजेपी के खिलाफ है। मैं नहीं कहता कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस कितनी मजबूत है या कितनी मजबूत नहीं है, लेकिन देशव्यापी अगर आप बात करेंगे तो लोगों ने संदेश दिया। अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी एक उपचुनाव में विधानसभा के अगर वहां का मतदाता टीएमसी को हरा करके, बीजेपी को हरा करके कांग्रेस को जिता देता है तो इसका राजनीतिक संदेश नहीं है क्या? इसको यूं खारिज कर दिया जाए कि एक सामान्य चुनाव परिणाम था। विधानसभा के आम चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी एक सीट नहीं जीतती है वह उसी साल या कुछ समय के बाद होने वाले उपचुनाव में जीत चली जाती है और उस पार्टी को हराती है जो पार्टी जब से सत्ता में है पश्चिम बंगाल में कोई उपचुनाव नहीं हारी। एक राजनीतिक संदेश है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है या उससे असंतुष्ट है, उसके वैकल्पिक राजनीति की तलाश में है, वो कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। अगर कांग्रेस की ओर देख रहे हैं तो कांग्रेस से अलग होकर के कोई विपक्ष की राजनीति दिखाई नहीं पड़ती और इसको लोगों ने संदेश दिया कर्नाटक के चुनाव में भी। कर्नाटक के चुनाव में कोई गठबंधन नहीं था, जनता दल चुनाव लड़ रहा था, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को चुन लिया और उसके परंपरागत मतदाता जो जनता दल के थे उसको छोड़ दिए। ये तो आपके सामने राजनीतिक सच्चाई है ये। तो आज राजनीतिक आवश्यकता है लोगों के बीच में, राजनीतिक दलों के बीच में, कि वह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते हुए एकजुट दिखाई पड़े। किसी भी राजनीतिक दल को अधिकार है कहीं भी चुनाव लड़े, इसको यह कोई गैर राजनीतिक काम नहीं है और किसी राजनीतिक दल के इस अधिकार को नहीं छीना जा सकता। लेकिन सवाल है कि आप चुनाव में जा रहे हैं तो क्या जनता भी आपके साथ खड़ी है? आप ये केवल ये क्या है, ये अपनी उपस्थिति को दिखाने की कोशिश है और यह कोशिश कितनी कामयाब होगी? अगर कर्नाटक के चुनाव से आप संदेश लेंगे तो ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। अगर आप एमसीडी के चुनाव दिल्ली के का ध्यान रखेंगे तो ये कोशिश कामयाब नहीं दिखेगी, क्योंकि लोग भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने मतों का बंटवारा नहीं चाहते। यह उपचुनावों में भी साबित हुआ। अगर झारखंड के डिमरी में ओवैसी साहब की पार्टी 3000 वोट से पे सिमट जाए तो यह संदेश है कि लोग कंसोलिडेट होना चाहते हैं कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ एक पार्टी के साथ, वो बंटना नहीं चाहते। आप याद कीजिए, इसी ओवैसी साहब को, एआईएमआईएम को बिहार के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें लोगों ने जिताई। उसी के बाद जो पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ वहां हाथ देख लीजिए आप। उसी के बाद हिमाचल का चुनाव वहां तो थे ही नहीं, उनके हाथ देख लीजिए। कर्नाटक के चुनाव में उनका हाथ देख लीजिए। जो अभी 6 राज्यों उनके 7 विधानसभा उपचुनाव हुए उसमें हाथ देख लीजिए आप। लोग ये चाहते हैं कि एक साथ आ जाइए और उन्होंने उस पार्टी के साथ तो जाना चाहेंगे जो बीजेपी के साथ लड़ती हुई दिख रही है या किसी भी स्थिति में बीजेपी के साथ समझौता नहीं करेगी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो नाराजगी वगैरह दिख रही है ये लोकसभा चुनाव से पहले वो सब ठीक हो जाएगा, मतलब करना पड़ेगा, ये कहना चाहते हैं? यह आवश्यकता है, इससे अलग नहीं जा सकते हैं आप। अगर आप जाएंगे या आप बीजेपी के साथ खड़े हुए दिखाई पड़ेंगे तो आप उत्तर प्रदेश में मायावती जी को देख लीजिए। मायावती जी ने बीजेपी के पक्ष में कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन साथ खड़ी हुई दिखाई पड़ी। उनकी राजनीति से लोगों को यह एहसास हुआ कि वह बीजेपी की मदद कर सकती है। परिणाम क्या हुआ? एक बड़ी संख्या में उनका मतदाता उनका साथ छोड़ के चला गया और उनकी पार्टी को मिलने वाले मत थे गिरते चले गए। अगर आप बीजेपी के खिलाफ राजनीति करना चाहते हैं तो बीजेपी विरोधी शक्तियों के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा।
अगर आप नहीं खड़े होते हैं तो आप सिंगल आउट हो जाएंगे। और मेरा अपना मानना यह है कि प्रतिबद्ध मतदाता तो आपके साथ रहेगा, लेकिन किसी भी पार्टी का प्रतिबद्ध मतदाता किसी भी पार्टी को चुनाव जिता नहीं सकती है। उसको संदर्भ बनाए रखेगी, लेकिन जिताने या सत्ता बनाने की ताकत आज की तारीख में कम से कम किसी पार्टी के पास इतने सदस्य नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी जो बीजेपी है, उसके पास भी आप अपने प्रतिबद्ध मतदाताओं के बल पर वो सत्ता में नहीं आ सकती। उसको उन मतदाताओं का भी समर्थन चाहिए जो पार्टी विशेष के साथ प्रतिबद्ध नहीं है। जी, और अगर मयूर, ये संभव नहीं है। ये इंडिया दल समूह से बाहर निकलना गैर भाजपा दलों के लिए संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि आप राजनीतिक रूप से एकदम बाहर हो जाएंगे। वजह क्या है? जो अजय जी ने बात कही वह जन दबाव है। यह जो एकीकरण आपको दिखाई पड़ा है, यह राजनीतिक दलों की इच्छा से अलग जन दबाव है, और आप जन दबाव की अवहेलना नहीं कर सकते। और यह सीधा सीधा संकेत है कि जिस तरीके से आपका मतदाता, अब जैसे मान लीजिए कि अल्पसंख्यक मतदाता, अल्पसंख्यक मतदाताओं ने अपनी पार्टी चुन ली, और अगर अल्पसंख्यक मतदाता समाजवादी पार्टी से अलग हो जाए, आम आदमी पार्टी से अलग हो जाए, बहुजन समाज पार्टी से अलग हो जाए, आरजेडी से अलग हो जाए, जेडीयू से अलग हो जाए, टीएमसी से अलग हो जाए, तो आपकी ताकत बची क्या? कोई जीतेगा नहीं, हारेगा। लेकिन बीजेपी जीतती चली जाएगी और सब सिमट जाएंगे। आवश्यकता यह है, और है क्या, कि आप ये भी है, आपकी विश्वसनीयता खतरे में पड़ेगी। आप जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, आप बात उठा रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है, और आप 2 सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, आपकी विश्वसनीयता खतरे में पड़ेगी। ये भी सवाल होता है। इसलिए मेरा मानना यह कि ये केवल विधानसभा चुनाव तक है। लोग चुनाव 3 दिसंबर के बाद आप देखिएगा हालात बदले हुए नजर आएंगे। और दूसरी चीज जो हम लोग जो नीतीश कुमार के बयान की बात कर रहे हैं, मयूर जी, पता नहीं आपको भोजपुरी नहीं आती होगी, जो भोजपुरी गाने हैं कभी सुनिएगा? थोड़ी बहुत समझ लेता हूँ सर, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत समझ लेता हूँ। भोजपुरी गाने हैं, उनको सुनिएगा। उन गानों को सुनिएगा जो सम्मानित सांसद मनोज तिवारी जी ने गाए हैं। नहीं, वो आप अश्लीलता की बात करते हैं। वो सुनने की हिम्मत इतना बड़ा सवाल है। और कभी मयूर जी, कोई आपका मित्र होगा बिहार का रहने वाला, उसके शादियों में जाइए कभी आप, जब बारात दरवाजे पर लगती है और जब विवाह संपन्न हो रहा होता है, तो किस तरह की गालियां दी जाती हैं। जी। है क्या ना कि आप नीतीश कुमार को यह कह सकते हैं कि या उनकी भाषा गलत थी, कहने का तरीका गलत था, बस वही लेकिन बात। आप मुद्दे को इनकार नहीं कर सकते। आप कम से कम आप तो मुद्दे को कमजोर करना चाहते हैं ना। शिक्षित महिला हो, मूल मुद्दा यह है। हमको भी एतराज है उनकी भाषा पर, लेकिन कम से कम उस मुद्दे को कमजोर करने की जो कोशिश है, मुख्य बात यह है। और आप इससे जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है, निश्चित रूप से उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती, उसके पक्ष में भी नहीं खड़ा हुआ जा सकता। लेकिन जो लोग आलोचना कर रहे हैं, वो अपने दायित्व के बारे में सोचें कि आखिर परिष्कार की कितनी कोशिश उन्होंने की है, कितना बड़ा आंदोलन चला, कितने लोगों ने आपत्तियां उठाई हैं कि भोजपुरी गानों को लोग आपने कहां से कहां पहुंचा दिया। एक लोकगीत बढ़िया अच्छा खासा था, बाजारवाद किस तरह से प्रभावी हो गया और अजीब चीजें होने लगी, कोई हलचल नहीं है। इसलिए है क्या कि नीतीश कुमार के द्वारा उठाए गए मुद्दे को कमजोर करने की यह कोशिश है। आप उनके साथ मत खड़े हुए, भाषा की आलोचना कर लीजिए, लेकिन उस मुद्दे के साथ तो खड़े हुए जो उन्होंने नीतीश कुमार ने कहा। आप उसके बहाने जो जाति सर्वेक्षण हुआ उसके आप कहिए कि साहब उसके ऊपर सवाल पैदा कीजिए। जो उन्होंने जाति सर्वेक्षण के नाम के आधार पर निकले हुए निष्कर्ष और निष्कर्षों के आधार पर जो उन्होंने राजनीति जो उन्होंने योजनाएं तैयार की, आप उसके लेकर सवाल खड़े कीजिए। ये तो मतलब ये हुआ ना कि एक जो मुख्य बात है जिसको कहना चाहते हैं उससे विषयांतर होने का प्रयास है। बिल्कुल सर, आपकी बात से सहमत, बिल्कुल सहमत।